मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे तरसील इल्म और सहाफ़त के तलबा का हम आज की इस क्लास में खैर मक़दम करते हैं। अज़ीज़ तालिब इल्मों, इंसान बहुत सारी मनसूबाबंदी करता है, लेकिन लम्हे आखिर में वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हम तो इस क्लास को लाइव आपके सामने पेश करने के लिए तैयार थे, लेकिन लम्हे आखिर में कुछ तकनीकी ख़राबी हो गई, जिसके सबब आज हम ये रिकॉर्डेड फ़ॉर्मेट में आप तक अपना सबक पहुँचा रहे हैं। अज़ीज़ तालिब इल्मों, शोबे तरसील इल्म और सहाफ़त के तलबा के लिए आज का हमारा सबक है, और इस सबक को शुरू करने से पहले मैं इस बात की वजाहत करना चाहूँगा कि आज हमारे साथ गेस्ट स्टूडियो में मेहमान हैं, गेस्ट हैं मिर्ज़ा गनी बेग। आपका हम खैर मक़दम करते हैं स्टूडियो में। क़ब्ल इसके कि हम हमारे मेहमान से बात करें, हम इस बात की वजाहत करना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी के टीचर्स पर इस तरह का इल्ज़ाम लगता आया है कि यूनिवर्सिटी में आमतौर पर ऐसे ही लोगों को दावत दी जाती है, ऐसे ही लोगों के गेस्ट लेक्चर रखे जाते हैं जिनके यहाँ के टीचर्स जाकर बात करनी होती है। लेकिन आज मैं जिस मेहमान का यहाँ पर आपसे तारुफ़ करवाना चाह रहा हूँ, मैं फ़ख्र भी महसूस करता हूँ कि शोबे तरसील इल्म और सहाफ़त मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के ही फ़ारिग़ हैं मिर्ज़ा गनी बेग। मिर्ज़ा गनी बेग के ताल्लुक़ से तारुफ़ तवील है, लेकिन मुख्तसरन मैं इतना तारुफ़ शुरू में देना चाहूँगा कि आपने अपने कैरियर का आगाज़ प्रिंट मीडिया से किया था, वहाँ से फिर आप टेलीविज़न मीडिया में काम किए, और फिर अब फ़िलहाल न्यूज़ 18 की जो डिजिटल टीम है उसमें आप बतौर न्यूज़ एडिटर काम कर रहे हैं। तो मिर्ज़ा गनी बेग, आपसे हमारा पहला सवाल ये है कि चूँकि आपने अपने कैरियर का आगाज़ प्रिंट मीडिया से किया था, तो प्रिंट मीडिया के हवाले से ही बता दीजिए आप कि वो वाला आपका जो तजुर्बा था रिपोर्टिंग के तौर पे, उस हवाले से आप बताइए। प्रिंट मीडिया में मैं साल 2006 में गवाह अखबार से मैं रिपोर्टिंग में काम शुरू किया था, रिपोर्टिंग के शोबे में। वहाँ पे मेरा पहला अमली तौर पर रिपोर्टिंग का मतलब सहाफ़त में मैं आया था, और मेरी तालीम भी साथ में चल रही थी, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर का तालिब इल्म भी था मैं। तो वहाँ पर इवेंट्स पे मुझे असाइनमेंट पे भेजा जाता था, तो इवेंट का जो कवरेज करने का रहा, तो जब पहली बार जब मालूम हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का काम कैसे चलता है, सवालात का सेशन कब होता, गेस्ट से कैसे सवाल करना, वो सब मालूम हुआ। उसके बाद में 6 महीने तक गवाह में काम करने के बाद में 6 महीने फिर मैं तालीम पे फोकस कर रहा था, 6 महीने में खाली था। उसके बाद में राष्ट्रीय सहारा में मैं हैदराबाद एडिशन में सिटी ब्यूरो में मेरी वो मामूर हुआ था मैं। तो वहाँ पर फिर मैं को ज़्यादातर असाइनमेंट नहीं रहते थे, तो बीट्स सिविक इश्यूज़ पे ज़्यादा लिखता था मैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, HMDA, RTC। तो सिविक इशू जैसे हैदराबाद कलेक्ट्रेट, रंगारेड्डी कलेक्ट्रेट मेरी बीट्स हुआ करती थी। तो वहाँ पे शहरी मसाइल पे, सिविक इश्यूज़ पे लिखने का जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि एज ए सिटीज़न हम भी कई बार शहरी मसाइल का सामना करते हैं। कहीं रोड ख़राब होती है, बसेस नहीं आते, बरखी के मसाइल, पानी के मसाइल का सामना होता है। तो वो इश्यूज़ पे लिखते वक्त ये एहसास होता था कि हम हमारे इशू ही मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंचा रहे। तो जब खबर अखबार में छपती थी तो उसका इम्पैक्ट भी होता था। रोड रिपेयर हो जाती थी, पानी अगर कहीं नहीं आ रहा तो पानी सप्लाई बहाल हो जाती थी। तो एक खुशी होती थी कि हमारी मतलब जब हम कलम से लिखे तो उसका असर हुआ, इम्पैक्ट हुआ, फिर हमारी बात जो है अरबाब इख्तिदार तक पहुंच रही है। और वो एक सवाल मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा कि उर्दू अखबारात के हवाले से जो चीज़ समझी जाती है कि उर्दू अखबार में आप कुछ भी लिखें उसका इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन आप यहाँ पर एक ऐसी बात कर रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि उर्दू अखबारात में जो ख़बरें शाया होती हैं उसका भी असर होता है। क्या रिपोर्टर को भी इसके लिए कुछ होमवर्क करना होता है कि जो रिपोर्ट शाया हुई उसकी जानिब तवज्जो दिलाना, या कैसे होता? नहीं, हर शोबे में PR का शोबा होता है, हर डिपार्टमेंट में। जैसे वाटर बोर्ड में भी PR का शोबा है, GHMC में भी है, ज़िला कलेक्टर के पास भी अपना PRO होता है। तो उनका काम ही ये होता है कि वो अखबारात के जो तराशे होते हैं वो भेजते हैं। तो वो मैं कई बार जाकर PR सेक्शन में देखता था वो काम कैसे करते हैं। तो काम वहाँ पर 2 तरीके से होता है। एक तो पॉजिटिव ख़बरों की अलग फ़ाइल बनाते हैं और नेगेटिव ख़बरों की अलग फ़ाइल बनाते हैं, और उसका स्टैम्प भी होता है जिस पे नेगेटिव का स्टैम्प वो मार के, डेट का स्टैम्प भी उस पर मार के कलेक्टर साहब तक वो फ़ाइल पहुंचाई जाती है। अब यहाँ पे PR शोबे का जो ज़िम्मेदारान है, PR शोबे में जो काम कर रहे मुलाजिमीन, उनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है, क्योंकि कलेक्टर साहब भी उर्दू ज़बान से वाकिफ़ नहीं रहते, कमिश्नर साहब रहे या जो भी अरबाब इख्तिदार है वो ज़्यादातर उर्दू से वाकिफ़ नहीं होते। तो वो अगर ट्रांसलेशन अगर कर देते हैं उर्दू की ख़बर का, या उसकी हेडलाइन का, या मफ़हूम का एक
दो लाइन पॉइंटर्स के टाइप में करते हैं तो उसका असर, वैसी खबरों का असर हो जाता है। बाज़ वक़्त जैसे अब कोई इशू है, ज़िला लेवल का इशू है, तो रिपोर्टर ख़ुद अगर ज़िला कलेक्टर से वर्जन तलब कर लिए उसी मामले पे, ज़िला कलेक्टर से ख़ुद रुजू हो गए, ये इशू था ज़िले का, आप फ़लाँ मतलब मंडल ऑफिस में फ़लाँ कुछ भी एक मसला था, उस पे आपकी नज़र में आया क्या, या आपसे शिकायत हुई क्या, अगर हुई तो आप क्या कार्रवाई करें उसके ऊपर। अगर कलेक्टर से ही ख़ुद रिपोर्टर अगर जवाब तलब कर लिए या मालूमात हासिल करने की कोशिश करे, तो नेक्स्ट डे कलेक्टर को भी ये ख्याल होता कि वो अखबार के रिपोर्टर ने मुझे फ़ोन किया था, तो पीआरओ से वो जवाब तलब करेंगे कि वो अखबार में कुछ नेगेटिव रिपोर्ट तो नहीं आई, रिपोर्टर ने मुझसे बात की थी। तो फिर जब पीआरओ की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि कलेक्टर साहब ने जब जवाब तलब किया तो फिर वो ख़बर का ट्रांसलेशन भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, फिर जब जाएगी तो उसके ऊपर एक्शन भी होगा। अजीज़ तालिब इल्मों, इस चीज़ को आपने नोट किया होगा कि कहीं ना कहीं रिपोर्टर को रिपोर्टिंग के काम के साथ साथ उस ख़बर को मौसर बनाने के लिए भी होमवर्क करना होता है। तो ये बता दूं मैं कि मिर्ज़ा गनी बेग ने अगरचे अपने कैरियर का जो आगाज़ किया था वो शहर हैदराबाद के एक अखबार से किया था, जो कि हफ्ते रोज़ा अखबार है। तो क्या आपके जहन में जब आप हफ्ते रोज़ा अखबार से किए तो अरे मतलब मुझे तो किसी बड़े अखबार से शुरुआत करनी चाहिए, और फिर आप एक हफ्तेवारी अखबार से शुरुआत कर रहे हैं? नहीं, जब मैं ग्रेजुएशन में बीए कर रहा था उर्दू आर्ट्स यूनिक कॉलेज से, तो मेरी ख्वाहिश यही थी कि मैं सहाफ़त सीखूं, सहाफ़त कैसे होती है और कैसे काम होता है। मैं उर्दू अखबारात के दफातर को भी जाया करता था, मुरासिलें लिखा करता था, ख़ायरीन के कॉलम्स में मेरे लेटर्स छपा करते थे। डेक्कन क्रॉनिकल, हिंदू, सियासत, मुंसिफ जैसे अखबारात में मेरे कॉलम मतलब ख़ायरीन के सफ़ात में मेरे मुरासिले ज़ीनत बने। तो मैं सहाफ़त सीखने का मुझे जुनून था, शौक़ था। तो मैं एडिटर गवाह न्यूज़पेपर के जो फाजिल हुसैन परवेज़ साहब से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास आप काम कीजिए, मैं आपको ट्रेन करूँगा। तो उनकी वो पेशकश को मैंने कबूल किया और 6 महीने तक मैं काम किया। वहाँ पे उर्दू डीटीपी सीखने का मौका मिला, रिपोर्टिंग के जो अहम जुज़ होते हैं वो मुझे बताए गए। फिर 1-2 इवेंट पे मैं जाने के बाद में क्या दुश्वारी होती, आने के बाद क्या दुश्वारी होती, और जब भी कोई स्पीकर है वो कोई इवेंट पे अगर बोल रहे हैं तो उनकी स्पीड को मैच करते हुए लिखने का जो एक चैलेंज होता है वो, फिर जब समझ में आया कि सहाफ़त में अगर सहाफ़ी बनना है तो अल्फाज का ज़ख़ीरा भी करना है, अल्फाज का ज़ख़ीरा के लिए मुताला ज़रूरी है, तो ये सब चीज़ें सीखने का मौका मिला शुरू के 6 महीने में। अजीज़ तालिब इल्मों, इस चीज़ को आप नोट कीजिएगा कि मिर्ज़ा गनी बेग ने जो बातें बताई हैं कि इन्होंने ये नहीं देखा कि कौन सा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, इन्होंने इस चीज़ को महसूस किया मुझे सीखने का मौका मिल रहा है। और ये जो सीखने की चाहत होती है तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि मौक़े जो होते हैं वो छोटे नहीं होते, क्योंकि हिंदी में अक्सर मैं क्लासरूम में अवसर हमेशा छोटे होते हैं लेकिन उसके परिणाम बड़े निकलते। तो बहुत, और अब ये भी तारुफ ज़रूरी है कि शहर हैदराबाद के एक हफ्तेवारी अखबार से कैरियर शुरू करने वाले मिर्ज़ा गनी बेग ने इसी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से MCJ भी किया है। इस हवाले से बताइए कब आपने MCJ का कोर्स पूरा किया था? 2008 और 10 का बैच है हमारा, उस बैच में मैंने यहाँ से शोबे सहाफ़त में MCJ किया। तो अब ये रहा कि प्रिंट मीडिया से आपने अपने कैरियर का आगाज़ किया, ठीक है। तो प्रिंट मीडिया के हवाले से आपने बातें बताई और तलबा ने उस हवाले से उन चीज़ों को नोट भी किया है कि किस तरीक़े से जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको आप अवेल करना है, उसको इस्तेमाल करना है। रिपोर्टिंग के साथ साथ कैसे अपने रिपोर्टिंग को मौसर बना सकते हैं, आपको सवाल करना है, चाहे कलेक्टर से हो, मिनिस्टर से हो, ताकि वो फिर होमवर्क के लिए PRO से पूछे और PRO क्या करे, वो ख़बरों का तर्जुमा करने के लिए मजबूर हो। अब ये बताइए कि वहाँ से आपने फिर टेलीविज़न का रुख किया कि ETV उर्दू जो पहले हुआ करता था उसमें आपने काम शुरू किया, तो वहाँ पर आपने डेस्क पर जो है जिम्मेदारी संभाली। तो डेस्क के हवाले से बताइए कि जो हिंदुस्तान में जो टेलीविज़न चैनल्स होते हैं, और चूँकि हमारे निसाब में प्राइवेट टेलीविज़न चैनल्स भी मौजू है, तो वहाँ पर काम कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में या मीडिया इदारों में हाफ एन आवर या 1 आवर आवरली टाइप के बुलेटिन ज़्यादा रहते हैं। अब तो फोकस ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह पर है। तो जब गए थे तो जब हावरली बुलेटिन था, जब 2011 हर घंटा जो खबरें पेश होती हाँ, हर घंटा 2011 में जब मैं ज्वाइन कर रहा था, तो मैं एज ए ट्रेनिंग कॉपी एडिटर मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था और मेरा प्रिंट मीडिया का एक्सपीरियंस वहाँ पे काउंट नहीं हुआ था, तो इसीलिए मेरे को ट्रेनिंग कॉपी एडिटर का डिजिग्नेशन दिए थे। तो फिर भी मैं ज्वाइन हुआ था उसमें। ज्वाइन होने के बाद में वहाँ पे PCR, NCR, एडिटोरियल का शोबा, सब जगह काम करने का मौका मिला। तो वहाँ पे TV के इसमें ये है कि आपको
वक्त के साथ चलना रहता। अगर आप पीसीआर में हैं, आपकी ड्यूटी अगर पीसीआर में है, अगर आप पीसीआर में हैं, आपके पास रनडाउन ऑलरेडी बने हुआ रहता, कौन सी खबर कब चलनी है आप पहले से प्रिपेयर रहते हैं। लेकिन अगर ब्रेकिंग आ गई तो कौन सी खबर ड्रॉप करना है, इसका डिसीजन भी आप ही को लेना है, क्योंकि उस बुलेटिन के इंचार्ज आप ही है और आप बेहतर जानते कि आपके रनडाउन में कौन सी खबर रहने के काबिल है और कौन सी नहीं रहने के काबिल है। कई वक्त ऐसा होता था हम हेडलाइन 4 या 5 बना कर लेके जाते थे, लेकिन हेडलाइन की खबर ही बुलेटिन में जगह नहीं बन पाती थी उसकी। तो कभी कभी अफसोस होता था कि हम हेडलाइन में क्यों रखें। लेकिन फिर जब सीनियर से बात करते तो सीनियर्स बताते थे कि आपने अपनी जिम्मेदारी तो पूरी की, हेडलाइंस के ज़रिए तो खबर आपने पहुंचा दी, ऐसा सीनियर्स का कहना रहता था। तो वहाँ पे टीवी की टीम में काम करते हुए ये एहसास हुआ कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक की स्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। प्रिंट की स्क्रिप्ट आप डिटेल अगर लिखे तो कारी के पास मौका रहता कि वो किसी से डाउट पूछ सकता या कुछ भी अल्फाज के माने समझ में नहीं आया डिक्शनरी निकाल कर देख सकता। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में वो नहीं, वो चांस नहीं रहता उसको। तो वो जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्क्रिप्ट आपको ऐसे लिखना है कि पढ़ा लिखा आदमी जो है, तालीम याफ्ता अफराद को भी समझ में आए, और जो तालीम याफ्ता नहीं है, ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं है या जो उर्दू ज़बान से भी वाकिफ़ नहीं है, वो लोग भी समझ जाए। तो ज़्यादातर फोकस यही रहता था कि छोटे अल्फाज और आसान अल्फाज में लिखना, ताकि लोगों तक हमारी बात पहुँचे, और ना सिर्फ उर्दू ऑडियंस बल्कि हिंदी, तेलुगु या मुकामी ज़बानों के नाजरीन भी हमारी ख़बरों को समझ सके। ताकि अब जैसा हिंदुस्तान है, हम इंडिया में, हमारा ईटीवी उर्दू जो प्लेटफॉर्म था वो सारे इंडिया में देखा जाता था। तो अब अगर मैं कोई ऐसे उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल कर दूँ जो दक्कन में इस्तेमाल होते, तो कश्मीर के उर्दू नाजरीन को वो समझ नहीं आते थे। अगर कश्मीर का बुलेटिन में हम अगर कश्मीरी अल्फाज का इस्तेमाल करते तो वो दक्कन के नाजरीन को समझ नहीं आते। तो इन मसाइल का थोड़ा सामना हुआ। तो वहाँ पर ये ज़्यादा प्रैक्टिस हुई कि कौन से अल्फाज इस्तेमाल करना है, जो मतलब यूनिवर्सल उर्दू जिसे हम कहते हैं, उसका ज़्यादा इस्तेमाल कैसे करना है, उसके ऊपर ज़्यादा होमवर्क करना पड़ा। अजीज़ तालिब इल्म, आपने इस चीज़ को नोट किया होगा कि जब अखबार के हवाले से रिपोर्टिंग की बात हुई तो उस वक्त भी हमारे मेहमान ने एक बात की कि ज़बान का जानना आपके लिए ज़रूरी है। और फिर आप देख लीजिए, जब हम टेलीविज़न का अंदाज़े कार, टेलीविज़न के डेस्क पर जब हम बात कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर वही बात आ रही कि आपको आसान ज़बान इस्तेमाल करना है, ऐसी ज़बान जो कि आम आवाम भी आसानी से समझ सके। क्यों कि कहीं पर भी कोई भी ना अखबार में ऐसी ज़बान इस्तेमाल हो सकती है, ना टेलीविज़न में, जो आवाम को समझ में ना आए, जो पढ़ने वालों को अखबार के लिए और देखने वालों को टेलीविज़न के लिए इस तरह का मसला दरपेश करे। अब ये बताइए, आपने 2-3 चीज़ें बताई। एक तो है अवरली बुलेटिन है, और फिर वहाँ पर आप देख लीजिए कि तालिब इल्म, हम क्लास में चाहते हैं, बार बार तलबा से सवाल करते हैं, मकसद यही होता है कि आप हमेशा अपने आप को तैयार करें नागहानी गैर मामूली हालात के लिए। और जब आप ऑन एयर बैठे हैं, अवरली न्यूज़ बुलेटिन चला रहे हैं, और उसमें आपने पहले से रन ऑर्डर तैयार कर लिया, तरतीब बना ली कि पहली खबर कौन सी चलेगी, दूसरी कौन सी चलेगी, कौन सी खबरों को आप सुर्खियों में देंगे, लेकिन उस दौरान कोई दूसरी खबर आ जाती है, तो वहाँ पर जो होता है वो इम्तिहान होता है आपका। उस वक्त ऐसा नहीं कि आप किसी को फ़ोन करके पूछ सकें, क्योंकि स्टूडियो में जहाँ से और जो पीसीआर में जहाँ से सारी मॉनिटरिंग होती है, तो जो प्रोड्यूसर है सिर्फ उसी की आवाज़ वहाँ पर, उसी के अहकामात जो है तो सब सुनते हैं। तो ऐसे पस मंज़र में एक तालिब इल्म को क्लास में ही हम चाहते हैं कि वो जहनी तौर पर तैयार है, इस तरह के हालात का सामना कर सकें। अब ये तो आपने ज़बान के इस्तेमाल के हवाले से बात की कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ज़बान में बहुत फ़र्क होता है और दोनों जगह ज़बान से जानना ज़रूरी है। अब मेरा जो सवाल है कि ये बताइए कि जो फीड आती है टेलीविज़न चैनल में, जो न्यूज़ पहुंचती है, वो कहाँ कहाँ से आती है? एक तो फर्स्ट प्रायोरिटी और फर्स्ट सोर्स जो है वो हमारे अपने रिपोर्टर होते हैं, जो मुख्तलिफ़ शहरों से ब्यूरो ऑफिसर्स से फ़ीड भेजते हैं, जो डायरेक्ट हमारे सर्वर पर आती है। अब फ़िलहाल न्यूज़ 18 में एक नया मोबाइल ऐप बनाया गया है, फाइल 18 के ज़रिए रिपोर्टर स्क्रिप्ट फाइल कर रहे हैं। तो वो डिजिटल, वहाँ पे सेग्रीगेशन हो जा रहा है। डिजिटल की स्क्रिप्ट विद फ़ोटोज़ जो है वो डिजिटल टीम तक पहुँच रहे हैं, और वीडियो की स्क्रिप्ट जो है टेलीविज़न फॉर्मेट में जो लिखी है वो टेलीविज़न टीम तक जा रही है, टीवी डेस्क तक जा रही है। तो फर्स्ट सोर्स तो वो रहता। सेकंड फिर हमारा एजेंसीज़ है, जैसा पीटीआई है, एएनआई है, राइटर्स है, वो है। फिर हमारे नेटवर्क के चैनल्स है, जैसा CNN न्यूज़ 18 है, न्यूज़ 18 इंडिया है, फिर न्यूज़ 18 बिहार, झारखंड, न्यूज़ 18 बांग्ला, तमिल, तेलुगु, उड़िया, तो वहाँ के भी रिपोर्टर्स है। तो ये इसमें देख के फिर अपने टारगेट ऑडियंस के हिसाब से जो ख़बर इंपॉर्टेंट है उसको निकालना पड़ता है।
जैसे आज का मैं बात करूं कि आप आज बुलेटिन के इंचार्ज हैं, बैठे हैं, तो आपको आज की खबरें लेना है। बिहार में दूसरे मरहले की रायदही हो गई और मध्य प्रदेश में ज़िमनी इंतखाबात जो बाज़ हलक़ों में मुनक़िद हो रहे, लेकिन साथ ही एक तीसरी खबर ये भी है कि अमेरिका में आज सदारती इंतखाबात होने वाले हैं। तो बैनुल अक़वामी खबरें, आपने बात की, आपका नेटवर्क अलाइड नेटवर्क जो है वहाँ से तो आप कौमी खबरें ले लेते हैं, लेकिन जब अमेरिका के सदारती इंतखाब का मरहला है तो वो भी तो अवली बुलेटिन में चलेगा कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और जॉय बाइडन के दरमियान सख्त कांटे का मुकाबला है, बता रहे हैं। तो बैनुल अक़वामी खबरों के लिए क्या? बैनुल अक़वामी ख़बरों के लिए तो इंग्लिश जो हमारा इंग्लिश का नेटवर्क है उन लोगों का वहाँ पे नुमाइंदे हैं। CNN के जो नुमाइंदे हैं वो CNN न्यूज़ 18 को भी नुमाइंदगी करते हैं और वहाँ से कंटेंट शेयरिंग का एक न्यूज़ 18 के पास वो है एग्रीमेंट है, कंटेंट शेयर होता है, हम इंडिया का कंटेंट वहाँ पर देते, वो है एक। और राइटर्स की खबरें हैं, राइटर्स एजेंसी हायर करी हुई APTN है और ANI वो अपना एशियन कौमी सतह पे ANI है और इंटरनेशनल न्यूज़ भी ANI से आती, एशियन न्यूज़ नेटवर्क है, एशिया की खबरों भी देता और कभी कभी इंटरनेशनल खबरें भी ANI से आ जाती है। तो ज़्यादातर PTI भी है, PTI से भी इंटरनेशनल न्यूज़ कभी कभी ली जाती है। अजीज़ तालिब इल्म, आपने देखा कि ख़बरों के जो, जैसे हम अखबारात में पढ़े थे, टेलीविज़न में भी ख़बरों के हुसूल के दो बड़े ज़राए हैं। एक तो ख़ुद टेलीविज़न चैनल का अपने जो नेटवर्क है उसके अपने रिपोर्टर्स हैं या उनका जिनके साथ मायदा है वो, दूसरा ख़बर रसां इदारे, और ख़ास तौर पर बैनुल अक़वामी ख़बरों के हवाले से जो है कि हर चैनल के लिए ये मुमकिन नहीं कि उसके अपने नुमाइंदे दुनिया में हर जगह हों। अब दूसरी चीज़ जो सवाल उठता है, आपका प्रिंट के हवाले से भी तजुर्बा और फिर अब अभी टेलीविज़न पर बात करें, आगे हम फिर डिजिटल मीडिया के हवाले से बात करेंगे। तो ये बताइए कि ये दोनों जो जिम्मेदारियां हैं डेस्क पर अदा करने की, जो चैलेंज है इसमें, उसमें ज़बान से वाकिफ़ होना आपने बता दिया। सवाल ये है कि तर्जुमा जो है सो तर्जुमे के फ़न से भी या तर्जुमे की जो महारत है उससे भी जो है वाकिफ़ होना किस कदर ज़रूरी है? नहीं, उर्दू सहाफ़त में तर्जुमे से वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं पर भी उर्दू का हर कंटेंट उर्दू ज़बान में अवेलेबल नहीं होता। आपका रिपोर्टर तो उसके शहर की, उसके ज़िले की या उसके मंडल की रिपोर्ट आप तक पहुँचाएगा, लेकिन कौमी सतह की ख़बरें जो हैं, अब जैसा वज़ीर आज़म का कुछ इवेंट है, तो बड़ा इवेंट है वो, कौमी सतह पर बहुत बड़ा इवेंट है, तो उसका PIB से उर्दू में आता, लेकिन PIB से जब उर्दू में आता या UNI से जब उर्दू में आता, वो आने तक आप वेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपने नाजरीन को पहले बताना पड़ता और ब्रेकिंग न्यूज़ का ज़माना है। तो इसलिए आपको डेस्क पे जो भी काम करें, डेस्क पे हो या फील्ड पे हो, दोनों ही सूरतों में आपका तर्जुमा अच्छा होना और तर्जुमे में महारत रहना, एटलीस्ट 2 लैंग्वेजों में से तो आपको तर्जुमा करने आना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस में भी आया तो ये आपके लिए एडवांटेज है। क्या अपॉइंटमेंट के वक्त एक स्टूडेंट से उसकी ये भी पूछी जाती कि भाई कितनी ज़्यादा ज़बानें जानता है या तर्जुमा की सलाहियत रखता है या नहीं रखता है? जी। मैं जब ETV उर्दू में जब मेरा रिक्रूटमेंट हुआ था, तो तब रिटन टेस्ट हुआ था। तो रिटन टेस्ट में इंग्लिश उर्दू से तर्जुमा था, फिर उर्दू इंग्लिश से भी था। अगर हिंदी बेल्ट से कोई आए तो हिंदी उर्दू भी तर्जुमा वहाँ वो पेपर में होता है। मेरे से तेलुगु का तर्जुमा तो नहीं पूछा गया था, लेकिन जब मैंने इंटरव्यू में बताया कि मुझे तेलुगु भी आती है, तो तभी इंटरव्यू के दौरान मुझसे तेलुगु का टेस्ट भी लिया गया था। तो चूँकि तेलुगु ट्रांसलेटर की भी ज़रूरत उर्दू डेस्क पे होती है, क्योंकि तेलुगु एक हैदराबाद शहर है, हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की ख़बरें जो है तेलुगु से आती। तो दो रियासतों की भी अगर ख़बरें लिखने वाले अगर कॉपी एडिटर डेस्क पे हों तो डेस्क का काम बहुत आसान हो जाता है। तो जब तकर्रुर होता है तो उस बात का ख्याल रखा जाता है कि जो भी कैंडिडेट है उसको लैंग्वेज से, एक से ज़्यादा लैंग्वेज से तर्जुमा करने को आता नहीं आता, वो देखते हैं। अजीज़ तालिब इल्मों, ये तीसरी अहम बात जो नोट करने की है कि एक तालिब इल्म जितनी ज़्यादा ज़बानें जानता है उसके लिए मार्केट में उतने ज़्यादा मौक़े बढ़ जाते हैं। अगर कोई फ़र्ज़ कर लीजिए, जिस तरह के मुख्तलिफ़ जो टेलीविज़न चैनल्स हैं वो एंट्री लेवल पर जो तनख्वाह फराहम कर रहे हैं, 16,000 है, अब फ़िलहाल 21,000 एंट्री लेवल जो एज ए ट्रेनी लेते हैं, या पहले साल तजुर्बाती बुनियादों पर जो अपॉइंटमेंट के लिए जो बच्चों को तनख्वाह दी जाती है, ऑफ़र की जाती है, वो 21,000 तनख्वाह है। अब आप अंदाज़ा लगाइए 21,000 की तनख्वाह दे रहे हैं और उसके लिए इंटरव्यू हो रहा है, हमारे बच्चे वहाँ पर इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहे हैं। तो आप ख़ुद सोचिएगा कि आप अगर वो इंटरव्यू लेने वाले, आप अगर वो सेलेक्ट करने वाले ज़िम्मेदार बनकर बैठे हैं तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे?
20 तलबा हैं जिसमें से 10 तलबा ने लिखा कि वो सिर्फ 2 ज़बानें जानते हैं, अंग्रेज़ी और हिंदी। 10 तलबा ऐसे हैं जिसमें से आप समझिए 5 तलबा ये बोलते हैं कि हम 3 ज़बानें जानते हैं, हम उर्दू जानते हैं, अंग्रेज़ी जानते हैं और हिंदी जानते हैं। और बाकी के जो 5 तलबा हैं वो अगर अपने बायोडाटा में ये बताते हैं कि हम 4 ज़बानें जानते हैं, हम हिंदी भी जानते हैं, हम उर्दू भी जानते हैं, हम इंग्लिश भी जानते हैं, हम तेलुगु भी जानते हैं। तो आप बताइए, आपको 5 लोगों का अपॉइंटमेंट करना है तो आप किसको अपॉइंटमेंट करेंगे? उम्मीद कि आपको ये नुक्ता समझ में आ रहा होगा कि जितनी ज़्यादा ज़बानें आप जानेंगे मैदान सहाफ़त में आपकी मांग उतनी ही बढ़ेगी। और इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि शोबे तरसील और सहाफ़त में हम आपको ज़बान का आसान इस्तेमाल सिखाते हैं, ज़बानें नहीं सिखाते। लेकिन जिस तरीके से ख़ुद मिर्ज़ा गनी बेग का जो हम कैरियर देखते हैं कि उन्होंने अपने तौर पर ज़माने तालिब इल्म से ही जो है शौक़िया तौर पर सहाफ़त में दिलचस्पी दिखाई और फिर मेहनत की। और आप लोगों के लिए भी ये जो मौका है कि आप रेगुलर क्लास में फ़िल वक्त जो है यूनिवर्सिटी में नहीं है, घर बैठे आप ये क्लास देख रहे हैं, क्लास में शरीक हो रहे हैं, तो इस मौके से आप जो है फ़ायदा उठाइए। अपनी अंग्रेज़ी को दीगर इलाक़ाई ज़बानों से जो है आपकी जो वाक़िफ़त है उसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उस हवाले से आप कोशिश कीजिएगा। मिर्ज़ा गनी बेग हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हमारा जो अगला सवाल इनसे होगा, जो कि इनके कैरियर का भी एक तब्दीली है कैरियर में। प्रिंट से उन्होंने जो है सो टेलीविज़न न्यूज़ चैनल के डेस्क पर काम किया, वहाँ से फिर डिजिटल मीडिया की तरफ इनका रुख हुआ है। आप देख लीजिएगा कि ये इस हवाले से क्या बताते हैं, हम इनसे पूछेंगे। डिजिटल मीडिया क्या होता है, इस हवाले से आप बताइए। डिजिटल मीडिया में जो वेब पोर्टल्स है वो आते हैं। अब उसमें वेब पोर्टल्स में टेक्स्ट फॉर्मेट में भी न्यूज़ आती है और ये जो सारी तकसीम हो रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही, अब डिजिटल मीडिया एक अलग से आ गया है। अलग से आ गया जी। तो वेब पोर्टल का काम जो है टेक्स्ट में ख़बरें देना है, फिर वीडियो फॉर्मेट में भी देना है। तो अब उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज़ की ख़बरें रहती है। अब हमारा जो वेबसाइट है इंडिया का नंबर 1 उर्दू वेबसाइट है फ़िलहाल, और जुलाई से ये सिलसिला जारी है। नंबर 1 से क्या मुराद है, किस हवाले से आप नंबर 1 बोल रहे हैं? हमारे जो वेबसाइट्स का जो परफॉर्मेंस देखा जाता है वो यूवी और पीवी से देखा जाता है। यूज़र व्यू और यूवी का मतलब यूज़र व्यू होता है और पेज व्यू मतलब पीवी मतलब पेज व्यू होता है, तो उससे देखा जाता है। तो कॉम स्कोर का जो डाटा रिलीज़ होता है, जो वेबसाइट की एजेंसी है जो वेबसाइट्स की रैंकिंग का जारी करती है, तो कॉम स्कोर की रैंकिंग के हिसाब से उर्दू वेबसाइट जो है न्यूज़18 उर्दू का जो उर्दू पोर्टल है उसको 2.8 मिलियन रीडर्स पढ़ रहे हैं। ये क्या मतलब, किस दौरान पढ़ रहे हैं? ये एक महीने में 2.8 मिलियन। अगर मैं इसको लाख में कन्वर्ट करूं तो 2.8 मिलियन 28 लाख। और ये उर्दू के लिए? उर्दू के लिए। तो ये तो बड़ी बड़ी बात है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग उर्दू में वेब पोर्टल को जो है मुशाहिदा करते हैं। तो डिजिटल मीडिया के अपने चैलेंजेस होते हैं। डिजिटल मीडिया की खबर, अब जो वेबसाइट्स मतलब बहुत से उर्दू के बहुत से वेबसाइट्स हैं इंडिया में, लेकिन कोई वेबसाइट भी गूगल के नॉर्म्स फॉलो नहीं करते। इस एसईओ को आपको सहाफ़त में, डिजिटल सहाफ़त में ना खाली आपको जर्नलिज़म के ही असूलों पे काम नहीं करना है, डिजिटल के जो चैलेंजेस है उसको भी ध्यान में रखना है। जैसे एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अगर आपकी वेबसाइट का नहीं हुआ तो आप गूगल सर्च में आप जगह मिल ही नहीं पाएगी आपके कंटेंट को। जब गूगल सर्च में आप जगह नहीं बना पाएंगे तो आपको कोई पढ़ेगा नहीं। अगर आपको कोई नहीं पढ़ेगा मतलब आपकी मौजूदगी का एहसास ही नहीं होगा ना, क़ारीन तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए गूगल के कुछ नॉर्म्स है। उसके नॉर्म्स क्या है? 300 वर्ड्स की स्क्रिप्ट होना है, उसमें दो फ़ोटोज़ होना है मिनिमम, एक भी रहे तो चलता लेकिन 2 मिनिमम फ़ोटोज़ होना है। वीडियो एम्बेड होना है, उसमें वीडियो भी अगर है तो वीडियो भी लगा सकते हैं आप। फिर आपकी जो डेली पर डे 30 से ज़्यादा आर्टिकल्स आपकी वेबसाइट पे पब्लिश होना है। देखने में ये आता है कि कई पोर्टल्स जो है 10 या 12, 15 या 20 आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं। तो 30 से ज़्यादा आर्टिकल्स को गूगल, अगर 30 से ज़्यादा अगर आप करते हैं तो गूगल आपको न्यूज़ वेबसाइट मानेगा। अगर ज़्यादा नहीं हो रहे तो आपको न्यूज़ की कैटेगरी में, गूगल न्यूज़ की कैटेगरी में आप जगह नहीं बना पाएंगे। तो गूगल की न्यूज़ कैटेगरी में गूगल न्यूज़ में जगह बनाने के लिए आपको वो नॉर्म्स फॉलो करना ज़रूरी होता है। उसके लिए आपको 90 कैरेक्टर्स में हेडलाइन देना है। तो अब 90 कैरेक्टर्स की हेडलाइन देने के लिए एक चैलेंज है। मतलब प्रिंट मीडिया में होता हम 2 लाइन की हेडलाइन देते, सब हेडिंग दे देते, लेकिन यहाँ पे 90 वर्ड्स की उसमें क़ैद है। 90 वर्ड्स की हेडलाइन देना, तो अब वो कॉलम यूज़ करना पड़ता, या ऐसा शॉर्ट हेडलाइन देने के लिए आपको मतलब
अच्छा, उर्दू में जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें भी वर्ड काउंट हो सकता है, जो 90 जो आप जो बोल रहे हैं उसकी जो? जी, अब जैसा इन पेज था, अब जैसा विंडोज़ 7 के बाद से इन पेज की ज़रूरत नहीं है। आप माइक्रोसॉफ्ट में खुद उर्दू इंस्टॉल कर ले सकते हैं। उर्दू लैंग्वेज अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में जब ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल करें, तो जब आप अगर उर्दू और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस ले लिए या उर्दू के साथ कोई और भी लैंग्वेज ले लिए, तो वो इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद में गूगल पे इन पेज के कीबोर्ड्स अवेलेबल है, वो कीबोर्ड्स इंस्टॉल कर लिए तो आप MS वर्ड पे उर्दू यूज़ कर पाएंगे। MS वर्ड, नोटपैड, कौन से भी ऐप पे, कौन से भी वेबसाइट पे आप उर्दू में टाइप कर पाएंगे, जैसे आप दीगर ज़बानों के साथ करते हैं। जैसे आप अंग्रेज़ी के साथ आप नोटपैड में भी टाइप कर लेते हैं, सेम आप मोबाइल पे जैसा उर्दू यूज़ कर रहे हैं वैसा आप लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे यूज़ कर पाते। तो हमारे इदारे में इन पेज का इस्तेमाल बंद हो गया है। 2016 से इन पेज का इस्तेमाल बंद है हमारे पास। इन पेज हम नहीं यूज़ कर रहे। नोटपैड, वर्डपैड, MS वर्ड, इवन हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी उर्दू में बनाते हैं। उर्दू लैंग्वेज का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उर्दू में ही बनाकर पेश करते हैं। तो वो जो यूनिकोड का जो सहूलत है उससे बहुत आसानी हो गई। अब ये बताइए कि अंदाज़न कितने लोग उर्दू का जो आपका प्लेटफॉर्म है न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म, उसके लिए कितने लोग जो हैं जो उर्दू के लिए काम करते हैं? फ़िलहाल मुझे मिलाकर 5 लोग हैं टीम में। फिर हमारी यूट्यूब की टीम अलग है, सोशल की टीम हैदराबाद से, वीडियोस कंटेंट सोशल की टीम अलग, वो सोशल का काम हैदराबाद से दो अफराद को वहाँ पर रखा गया है। तो टोटल मिला के डिजिटल के लिए, जो वेबसाइट के लिए 5 ही लोग काम करते हैं। तो अब अखबार देखा आपने, टीवी की दुनिया भी देखी, उसमें भी काम किया, अब डिजिटल मीडिया पे है, तो कंपैरेटिवली आप देख रहे हैं तो अखबारात का क्या आपको आगे का मुस्तकबिल नज़र आ रहा कि जिस तरीके से कंपटीशन, जैसे अखबार में मैं अखबार के लिए मैं क्लेम करता हूं कि मेरा अखबार सबसे ज़्यादा कसीर तादाद में शाया होने वाला है, या मेरे अखबार के जो ख़ारीन हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, और फिर आप दावा कर रहे हैं कि भाई आपकी जो वेबसाइट है उसको देखने वाले जो लोग हैं वो 28 लाख हैं। जी जी। तो कैसे, मतलब आगे, मतलब क्या देख रहे हैं आपके मुश्तहरीन जो है सो मेरे पास आएंगे या आपके पास जाएंगे? जाहिर सी बात है, मुश्तहरीन को जो है टारगेट ऑडियंस के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस होता है। तो टारगेट ऑडियंस को वो यही देखते हैं। आज हर एक के पास मोबाइल फ़ोन है और मोबाइल तक पहुंचना मुश्तहरीन का मकसद है। तो मोबाइल तक कैसे पहुंच सकते हैं? अब ई पेपर में अगर इश्तिहार देते हैं तो ई पेपर मोबाइल पे खोल के, मतलब पढ़ने वालों की तादाद बहुत कम है। मोबाइल पे ई पेपर पढ़ने वाले जो रीडर्स हैं उनकी तादाद बहुत कम है, और आपको अखबार पढ़ने के लिए कल सुबह तक वेट करना पड़ेगा। आज की अगर ख़बर पढ़ना है तो कल सुबह तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अखबार का जो कंटेंट होता है वो बहुत कम्प्रेहेंसिव होता, बहुत तफसीली होता, बहुत अच्छी ख़बरें होती, लेकिन उसके लिए आपको कल तक वेट करना है। आज का ज़माना जो है ब्रेकिंग वाला ज़माना है, और हर लम्हा आपके लिए कीमती है न्यूज़ की दुनिया में। तो उसके लिए जो है मोबाइल ऐप्स का ज़माना है और वेबसाइट्स का ज़माना है। तो और जो रीडर्स है वो भी मोबाइल पे ही ज़्यादा टाइम सर्व कर रहे हैं। मैं अपना ज़ाती तजुर्बा आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं 2008-9 में डेली 2 घंटे टीवी पे न्यूज़ देखता था मैं। अब आधा घंटा भी मैं टीवी पे न्यूज़ नहीं देखता हूँ, क्योंकि डिजिटल में कंटेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। एक सर्च मारते कि आपके पास नंबर ऑफ़ वेबसाइट्स का कंटेंट यहाँ पर मैं जो आपसे सवाल है, 28 लाख आपके जो मतलब लोग हैं जो आपको देखते हैं या पढ़ते हैं, उनकी कुछ प्रोफाइलिंग है आपको कि भाई किस उम्र के लोग हैं? जी जी, उनका क्या वो बता सकते हैं? जी, ज़्यादातर लोग जो है 25 से 40 साल की उम्र के ज़्यादातर लोग हैं। और हमारे जो वेबसाइट है वो ज़्यादा पाकिस्तानी रीडर्स ज़्यादा आते हैं उस पर। उसमें पाकिस्तानी रीडर्स जब आते हैं तो उनकी ज़रूरत का कंटेंट बॉलीवुड है, क्रिकेट है, इंटरटेनमेंट है, ऐसी ख़बरें ही वो पढ़ते हैं। तो अगर अब मैं बिहार में इलेक्शन की अगर मैं फ़र्स्ट हेडलाइन बना के अगर पॉलिटिकल न्यूज़ को अगर मैं हाईलाइट करा तो उतना ज़्यादा वो नहीं चल पाती, उस पर इतने नंबर्स नहीं आते। अब मैं IPL के मैचेस की न्यूज़ पे ज़्यादा अगर हम फोकस करें, IPL में ऑफ ग्राउंड और ऑन ग्राउंड 2 खबरें भी पढ़ी जाती, क्रिकेट में 2 खबरें भी पढ़ी जाती। और अब एक सिनेरियो ये है कि आप मोबाइल पे अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जा रहे तो आप बाहिसत खारी आप तफरीह के मूड में होते हैं। मतलब जब आप अकेले होते हैं तफरीह के मूड में ही मोबाइल का इस्तेमाल आप करते हैं। तो वैसी सूरत में जो न्यूज़ पढ़ना है वो न्यूज़ भी पढ़ते हैं, और इंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, सिनेमा या गॉसिप्स वाली ख़बरें भी लोग ज़्यादा पढ़ा कर रहे हैं। उर्दू के नाज़रीन भी उन ख़बरों को ही तरजीह दे रहे हैं। अब मिली मसाइल या उर्दू के मसाइल या कौम से रिलेटेड इश्यूज़ पे ज़्यादा फोकस ख़ारीन का भी नहीं है।
और मेरे हिसाब से यहाँ पर उर्दू अखबारात के लिए बड़ा मसला ये दरपेश है कि ये दावा तो कर सकते हैं कि हमारे पढ़ने वाले इतने लोग हैं, लेकिन इस जिस तरीके से डिजिटल मीडिया आपको बता रहा है कि उम्र का ये तबका 18 से 40 साल के जो अफराद हैं उनकी अक्सरियत देख रही है, उर्दू अखबारात में इस तरह से वाज़े फिगर्स नहीं, अंदाजे हैं, तखमीने हैं। जी जी। तो ये जो है सो एडवांटेज डिजिटल मीडिया को है। आज के इस इंटरव्यू पर मबनी क्लास को ख़त्म करने से पहले आखिरी सवाल कि ये जो मुसाबिकत है, बार बार आप जिक्र भी कर रहे थे उसका कि ब्रेकिंग न्यूज़ का, तो इसमें कैसे, अगर आपके पास कोई फर्स्ट रिपोर्टर से लीड आ जाती कि भाई ये न्यूज़ है जी जी कि भाई बिहार में एक इलेक्शन के दौरान होने वाली सभा में स्टेज टूट गया, जी जी। तो जैसे ही रिपोर्टर बोलता है उसको आप नशर कर देते हैं, या मतलब कैसे उसको क्रॉस चेक, ऐसा ना हो कि भाई ब्रेकिंग न्यूज़ बोल के आप उसको ब्रेक तो कर दिए, बाद में कुछ मसला हो? नहीं, पहली नज़र में मीडिया इदारों का ये एक रिवाज है कि वो अपने रिपोर्टर की बात को ही सही मानते हैं, उसका क्रॉस वेरिफिकेशन ज़्यादातर इदारे नहीं करते, क्योंकि अब बाज़ चैनल्स ऐसे भी है जो एक ही इवेंट पे 4 या 5 रिपोर्टर या 2 रिपोर्टर, एक से ज़्यादा रिपोर्टर भी रखते हैं, तो वैसी सूरत में शायद वो वेरिफिकेशन करते होंगे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, वेरिफिकेशन नहीं होता, क्योंकि रिपोर्टर को जो जिम्मेदारी दी गई उस पर ही एतमाद रखा है। एतमाद है। अगर खबर कुछ गलत होती है तो रिपोर्टर से ही जवाब तलब किया जाएगा, उसने क्यों गलत खबर दी और वजह क्या हुई, उसको किसी ने गुमराह किया था क्या है, वो सेकेंडरी चीज़ें हैं, लेकिन रिपोर्टर की बात पे हम वो भरोसा करके ख़बर को ब्रेक करते हैं। आखिरी सवाल, क्या डिजिटल मीडिया की बात आप करें तो क्या हमारे तलबा, जबकि वो स्टूडेंट ही हैं, क्या कुछ ऐसा सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया पे अपना प्रेजेंस मतलब महसूस करवा सकते हैं कि जब कोर्स कंप्लीट करने के बाद कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस वक्त ये बोलेंगे मैं मतलब ये काम भी किया हूँ ऑनलाइन? ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या तरीक़ा जिससे ये बच्चे अपनी सलाहियतें दिखा सकें? जी, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तो आज के ज़माने में यूट्यूब है। यूट्यूब चैनल अगर आप बनाते हैं तो आप उससे आमदनी भी होती है, लेकिन वो सेकेंडरी है। अगर आप जर्नलिज़म के तुलबा है और आप काम भी सीखने का आप तो मोबाइल डिवाइसेस में भी बहुत अच्छी सहूलत है, कैमरे बहुत अच्छे हाई डेफिनेशन के कैमरे हैं, तो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स भी, ऐप्स वगैरह भी अच्छे हैं। पेड सब्सक्रिप्शंस अगर ले लेके वैसे ऐप्स से अगर काम शुरू करें तो यूट्यूब चैनल से ख़ुद आप एक मीडिया इदारे के तौर पे अपने आप को इमर्ज कर सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पहले यूट्यूब का एक चैनल खोले थे, आज कई चैनल्स हैं उनके पास और वो आमदनी भी कमा रहे हैं और लोगों को मुलाजिमत भी दे रहे हैं। तो यूट्यूब है, फेसबुक का पेज है, फेसबुक में अलग अलग कैटेगरी के पेजेस है, कॉजेज़ के पेजेस है, कम्युनिटी पेजेस है, फिर आपके न्यूज़ के इदारे के पेजेस भी है, आपका पर्सनल पेज, आपका अपना ब्रांड भी आप बना सकते हैं। तो फेसबुक का पेज भी जो है बहुत ज़्यादा अच्छा अपनी सलाहियतें पेश करने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा आप इंडिया के ऐप्स की अगर बात करेंगे तो शेयर चैट बहुत अच्छा चल रहा है। शेयर चैट में भी जो कंटेंट है बहुत अच्छा कंटेंट लोग उस पर, मतलब जो भी क्रिएटर्स है बहुत अच्छा कंटेंट उस पर पोस्ट कर रहे हैं। उर्दू शेयर चैट का इस्तेमाल आप उर्दू में भी कर सकते हैं, उर्दू ज़बान में भी शेयर चैट अवेलेबल है। तो शेयर चैट हो गया, ये दूसरे जो छोटे मोटे ऐप्स है उससे भी अगर आप अपना कंटेंट अगर बना कर डालें तो आप खुद एंकरिंग करना शुरू करें या आप खुद किसी का इंटरव्यू लेना शुरू करें तो आपकी सलाहियतें भी निखरेगी और आपको एक एक्सपीरियंस भी होगा। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में आप जाना चाहते हैं तो आप अपना वीडियो का लिंक बता सकते हैं, आप ब्लॉग शुरू कर सकते हैं, ब्लॉग राइटिंग के ज़रिए भी आप वो कर सकते हैं। प्रिंट मीडिया में अगर आपको करियर बनाना है या डिजिटल मीडिया में बनाना है तो आप ब्लॉग से अपने करियर का आगाज़ कर सकते हैं। अगर टेलीविज़न में तो यूट्यूब से कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं एक यूनिवर्सल है। जब पुराने ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी, सहाफ़ी को मेन स्ट्रीम मीडिया में जब तक जगह नहीं मिलती जब तक वो तजुर्बा हासिल नहीं कर सकता था, लेकिन अब मोबाइल उठा के आप खुद एक सहाफ़ी बन सकते, आप खुद फ्यूचर में अपना मीडिया इदारा बना सकते। तो उसके लिए मतलब जो भी तुलबा है उन लोगों को खुद आगे आना है, थोड़ा बहुत होमवर्क करना है और कौन सी भी चीज़ किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन पूरा कंटेंट अवेलेबल है। आप वीडियो एडिटिंग कैसे करना है वो उसके यूट्यूब पे वीडियो से सेल्फ लर्निंग कर लेके आप सीख ले सकते हैं। मैं आफ्टर इफेक्ट्स वैसे ही सीखा। आफ्टर इफेक्ट्स में ग्राफिक्स बना के मैं कभी कभी मतलब यूज़ करता हूँ उसको। तो सीखने की अगर चाहे तो आपके पास प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा एक नया जो ट्रेंड चल रहा है, फैक्ट चेकर्स जो फेक न्यूज़ को रोकने के लिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, गूगल वगैरह जो है फैक्ट चेकर्स एजेंसीज़ को हायर कर रहे हैं। तो उर्दू ज़बान के फ़िलहाल इंडिया में 2 है, एक विश्वास न्यूज़ है दैनिक जागरण का, एक और है न्यूज़ चेकर। दो फैक्ट चेकर्स है उर्दू के। तो जैसे अब हमारा मीडिया इदारा है, अगर कोई गलत खबर हमारी उर्दू में अगर पब्लिश हो गई तो विश्वास न्यूज़ हमें रिपोर्ट करेगा कि
फिर न्यूज़ 18 ने गलत खबर दी है। तो विश्वास न्यूज़ या न्यूज़ चेकर की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फेस न्यूज़ को रोकना उन्हें फैक्ट चेक करने की टीम है। हिंदी में, इंग्लिश में बहुत फैक्ट चेकर्स है, लेकिन उर्दू तो में नहीं है। स्टूडेंट खुद अपना मतलब इस तरह का सेटअप कर सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए जी जी गलत खबरों की पहचान। जी, इसके लिए आपको गूगल और फेसबुक के सर्टिफिकेशन कोर्सेस है, वो कोर्सेज करने की ज़रूरत है। वो भी डिजिटल कोर्सेज है, 45 डेज़, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स के कोर्सेज है। अगर वो कोर्सेज आप करने के बाद में आपको सर्टिफिकेट्स भी आ जाएगा। सर्टिफिकेट आने के बाद आप अगर आप एक फैक्ट चेकर वेबसाइट शुरू करें, एक से ज़्यादा ज़बानों में भी आप शुरू कर सकते हैं, या फ़िलहाल शुरू में इंग्लिश या उर्दू रख के शुरू कर सकते, तो इसमें ज़्यादा स्कोप है। आपको फेसबुक, ट्विटर और गूगल से आमदनी भी हासिल होती, फिर आपका एक अपना मीडिया इदारा भी सेटअप होता, और उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक डोमेन बनाना है, 1 लाख के अंदर कम बजट में आप कर ले सकते हैं, लेकिन आपको पहले सर्टिफिकेशन कोर्सेज करना ज़रूरी होता है उसके लिए। अज़ीज़ तालिब इल्मों, ये डिजिटल मीडिया के हवाले से जो मौजू है इस पर बहुत तफसील से बात हो सकती है, लेकिन हम चूँकि आज गनी बेग को स्टूडियो में दावत दिए थे, हालांकि अब इनकी जो ज़िम्मेदारी है ये दिल्ली में जो सो न्यूज़ 18 की जो टीम है वहाँ पर काम करते हैं, और हैदराबाद आए हुए थे तो हमने जो सो इनको यहाँ पर स्टूडियो में मदऊ किया था। आज की क्लास को यहीं पर इस उम्मीद के साथ ख़त्म करते हैं कि आपको आज के इस इंटरव्यू से भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अपने सवालात आप हमारे गूगल क्लासरूम या व्हाट्सएप के ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं। इस उम्मीद के साथ आपसे हम इजाज़त लेंगे कि अगली क्लास में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। क्लास को बाकायदा ख़त्म करने से पहले हमें एक मरतबा फिर से मिर्ज़ा गनी बेग का शुक्रिया अदा करता है। आपका बेहद शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दावत देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।